स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की खबर है, हम सूजर एनालिसिस करेंगे 5 जनवरी का। क्या क्या सूजस में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हमारे राजस्थान में। जो डिजिटल फेस्ट चल रहा था हमारे जेईसीसी में, कौन कौन आगंतुक आए, जैसे स्मृति ईरानी जो कि पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुकी हैं, और दूसरे इंडिया के क्रिकेट ओपनर वीरेंद्र सहवाग, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब आए थे। तो क्या क्या बातें रही उनको देखते हैं। और उसके बाद में 6 जनवरी, जो 5 जनवरी को जो भी घटनाएं घटित हुई उसमें दैनिक भास्कर की क्या क्या डिटेल थी, वो हमारे आरएएस पीएसआई और आरएएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं और क्या आर्टिकल हो सकते हैं उनकी, और जो एनालिसिस करते हैं देखते हैं कि क्या रह सकता है, क्या हम सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो 5 जनवरी की खबर है। सबसे पहले तो खबर है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? हमारे राजस्थान का ना जो कोई भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को गवर्नमेंट के प्रतिनिधि या गवर्नमेंट के अधिकारियों से अवगत कराने के लिए एक इंटरफेस है कस्टमर और गवर्नमेंट का, जिसको अपन जैसे बोल सकते हैं G2C। गवर्नमेंट और जो ई गवर्नेंस का जो मॉडल है G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर वाला, उसके तहत हम समस्याएं को गवर्नमेंट तक बता सकते हैं कस्टमर। तो उसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है, और इस संपर्क पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है 181-181, और इसकी साइट भी है। और आजकल तो इसको एआई से भी कनेक्ट कर दिया गया है, और राजस्थान संपर्क पोर्टल एआई चैटबॉट बना दिया गया है, जिससे हम हमारी समस्या को तुरंत ही गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं कि ये समस्या है और आप इसका तुरंत समाधान कीजिए। तो ये है। अब इसमें आगे प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसी के खेत में लाइट नहीं आ रही थी तो उसने संपर्क पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई, तो समाधान हुआ उसका। किसी के घर के सामने कीचड़ हो रहा था तो नगर पालिका के मेंबर्स तक समाचार पहुँचे और सफाई का समाधान हुआ। जैसे और एक आवश्यक दस्तावेज में टाइम लग रहा था, डिले हो रहा था, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो नहीं बन पा रहे थे, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, तो सफाई की, और खेत तक रोशनी पहुंचने में ये सारी हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा है कि मारवाड़ी समाज में उद्योग, और मारवाड़ी समाज अपने आप में बिजनेस के लिए जाना जाता है। जैसे कहते हैं हमें कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो गुवाहाटी तक, असम तक और विदेशों तक हमारे मारवाड़ी फैले हुए हैं। उन मारवाड़ियों का ही है कि वो बिजनेस, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस है। तो यहाँ पे डिजी फेस्ट में यही बात हुई, मारवाड़ी समाज में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में चुनौतियों की अवसर तलाशने की अद्भुत क्षमता है मारवाड़ियों में। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या था, जेईसीसी में जो राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट चल रहा है, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, इसमें मोहन यादव साहब आए, तो उनकी उपस्थिति गरिमा में ही थी। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि उनकी उपस्थिति में डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश भारत का अगला प्लेटफॉर्म, इस स्केलेबल टेक और इनोवेशन, एक विषयक सत्र आयोजित किया। तो ये पूछा जा सकता है, अब जिस तरीके का आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है कि आरपीएससी एक स्टेटमेंट दे सकती है। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 हुआ, उसमें मोहन भागवत साहब जो है उनके लिए कौन सा विषयक सत्र रखा गया, तो उनका था डेस्टिनेशन एमपी, भारत का अगला प्लेटफॉर्म, स्केलेबल टेक एंड इनोवेशन सत्र रखा गया। और इन्होंने चीज़ों के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि, और ये अपने यहाँ पे
और मध्य प्रदेश में इनोवेशन और निवेश को जुटाने के लिए राजस्थान में आए थे यहाँ पे। इनका यही मकसद था कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे हैं वो इन्वेस्टर एमपी में भी जाके अपना निवेश करें। तो इनके लिए यहाँ का पॉइंट यही है कि इनके लिए डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश भारत का अगला प्लेटफॉर्म स्केलेबल टेक और इनोवेशन विषयक सत्र ये रखा गया था। और नेक्स्ट है दूसरी जो स्पीकर थी उस दिन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो टेक्सटाइल मिनिस्टर रही थी हमारी श्रीमती स्मृति ईरानी, जो यहाँ पे अमेठी यूपी से एमपी भी रही थी। और लीडरशिप बियॉन्ड लेवल इनके लिए जो सत्र था उसमें सत्र का नाम था लीडरशिप बियॉन्ड लेवल। इनकी लीडरशिप डेफिनेटली बियॉन्ड लेवल रही है। लीडरशिप बियॉन्ड लेवल वीमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस। तो इनका जो है थीम है इनकी पर्सनालिटी पे सूट करती है। लीडरशिप बियॉन्ड लेवल वीमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस में रही हैं। हाँ, तो इन्होंने अपने आप में बताया कि इनकी जर्नी किस तरीके की रही है। पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। एक तुलसी एक बहू के रूप में एक सीरियल आता था, तो उससे इन्होंने धीरे धीरे ये भाजपा गवर्नमेंट के करीब पहुँचे और फिर इन्होंने चुनाव लड़के इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो इनकी स्टोरी वही रही। अब उसके बाद में फिर से ये अपने सियासी कैरियर को समाप्त करके फिर से ये टीवी इंडस्ट्री की तरफ आ गई हैं। तो इन्होंने अपने टाइम की बातें बताई कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। और इनका एक जो वाक़या है वो बहुत ही अद्भुत है, कहीं निबंध में लिखने के काम आ सकता है या किसी मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि उनकी जीत जीत में नहीं बल्कि हार में है। हार से उनकी किस्मत लिखी है। डेफिनेटली उनकी हार से किस्मत लिखी थी, जीत से नहीं। तो ये है अपने आप में। और जो थर्ड जो स्पीकर थे हमारे ओपनर वीरेंद्र सहवाग साहब, उनके लिए थीम थी जो उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है, नो फियर नो लिमिट लैंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट एग्रेसिव ओपनर। नो फियर, जब वो खेलते थे तो उन्हें कोई फियर नहीं होता फर्स्ट बॉल से छक्का मारने की। जैसा कि अभी के जो ओपनर हैं वैभव सूर्यवंशी वो सोच रखते हैं, वही वीरेंद्र सहवाग की सोच थी पहले। तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है या कोई निवेश करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क नो रिस्क, विदाउट रिस्क नो रिस्क। तो ये तीनों जो हैं इनके जो भी स्टेटमेंट हैं वो हम यूज कर सकते हैं आगे। अगेन न्यूज जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि जो जयपुर निगम है वो डिफेक्टिव मीटर से मुक्त हुआ था। पहला जो निगम जो डिस्कॉम बना था वो जयपुर डिस्कॉम बना था। अभी ब्यावर और अजमेर सर्किल भी, ये सर्किल हैं ब्यावर एंड अजमेर सर्किल, ना कि अजमेर और निगम। ब्यावर एंड अजमेर सर्किल भी डिफेक्टिव मीटर से मुक्त हो चुके हैं। सूजस में तो खबरें यही थी जो इम्पोर्टेंट थी। और नेक्स्ट है कि जो 5 जनवरी को जो इंसिडेंट हुए थे इंटरनेशनल और नेशनली, जो भी दैनिक भास्कर की कटिंग है उनके हिसाब से अभी का जो मुद्दा चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में बहुत गलत सलूक किए जा रहे हैं। हिंदुओं को पकड़ के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये बहुत ही इंसानियत और जो मौलिकता है उसके खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। अब ये कारण क्यों हो रहे हैं ये हम बहुत सारी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ों में देख ही चुके हैं कि ये सारी इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों के पीछे है आखिर क्यों बिगड़ते जा रहे हैं हालात। और जो ढाका से संवाददाता हैं अमानुर रहमान, उनका जो लिखा हुआ है क्या है
कि आखिर क्यों बिगड़ते जा रहे हैं हालात। हालात बिगड़ने के पीछे कारण क्या है? पहले जैसा कि हम बांग्लादेश की हिस्ट्री जानते हैं कि 1971 के वॉर में जो मुक्ति मोर्चा था, उसकी हेल्प इंडियन गवर्नमेंट ने की थी। और उस समय पे जो फील्ड मार्शल थे हमारे, उन्होंने हेल्प करके जो मुजीबर जो रहमान साहब थे, उनकी हेल्प की और बांग्लादेश को नया देश बनाया गया था। लेकिन देश बनाने के पीछे अच्छा हमारे संबंध अच्छे हुए और हम बांग्लादेश को एक अच्छे पड़ोसी के नाते, लुक ईस्ट पॉलिसी के नाते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाते हम देखते हैं हमारे रिलेशन पहले अच्छे रहे हैं। लेकिन अभी के हाल ही के दिनों में जैसे चाइना का प्रकोप बढ़ा है डेफिनेटली, और चाइना जो BRI प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे बांग्लादेश में एक उथल पुथल आई है पाकिस्तान के साथ में, जब से संबंध अच्छे बनने लगे हैं। दूसरा मेन रीज़न जब से ये एडवाइजरी गवर्नमेंट आई है और वहाँ की जो निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर थी, उसको जब 2024 में भगाया गया था वहाँ से, सत्ता से उखाड़ फेंका था बांग्लादेश के युवाओं ने, जेएनजीओ ने। तो तब से जो शांति के नोबेल विजेता बैठे हैं यूनुस खान, जो अमेरिका के पुतले हैं, उनकी वजह से चीज़ों में उथल पुथल आई है और भारत विरोधी बयान आने लगे हैं। अब हाल ही के जो चीज़ें हो रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। क्यों हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे रीजन्स हैं, हम कारणों के तहत देख लेते हैं। हमने रिलेशन देखे, उसके बाद में अभी कारण देख लें क्यों बिगड़ रहे हैं हाल ही के कारण, जो हमें कहीं RS या UPSC एग्ज़ाम में लिखने को काम आ सकते हैं कि हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ में जो संबंध क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। जो हमने चाइना का एंगल देखा BRI प्रोजेक्ट के कारण, पाकिस्तान के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ना, अमेरिका का जो पुतले के रूप में सॉरी अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश में अपना पुतला बिठाया जाना, ये सारी चीज़ें अभी के हालात हैं वो ये हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। धार्मिक असंख्यक हैं, डेफिनेटली जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वहाँ पे हिंदुओं की कम है। और सामाजिक असुरक्षा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय 7 से 8% है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अल्पसंख्यक समुदाय भीड़ और हिंसक तत्वों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। तो ये मुस्लिम जो लोग हैं बांग्लादेश के, वो हिंदुओं को पकड़ के और पीटते हैं और का कत्ल करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। तो एक धार्मिक जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये अपने आप में एक कारण है। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता जब से वहाँ की जो निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर थी, उनको सत्ता से उखाड़ फेंका था, उसके बाद में जो यूनुस खान की एडवाइजरी गवर्नमेंट जो चल रही है, उसकी वजह से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, बेरोजगारी चरम पे है रोज़, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इनकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक है वो भी उनसे नाराज़ है और वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो इसकी वजह से बहुत सारे संकट आए हुए हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है बांग्लादेश की, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इनकी वजह से दूसरा कारण ये हो गया है। तीसरा क्या है? ईश निंदा। ईश निंदा क्या है कि का आरोप भी लगता है हाल ही मामलों में। भीड़ अक्सर ईश निंदा धर्म के अपमान के कारण, कि पहले जो इस्कॉन का टेम्पल है यहाँ पे बांग्लादेश में, उनके जो पुजारी थे, उनके साथ में भी ऐसा ही किया गया था। उनको सर छील दिया गया था, कपड़े उतार के भगा दिया गया था, ऐसी घटनाएं की थी। ईश निंदा का आरोप लगाते हैं और ये कई बार ये झूठे और अफवाहें चीज़ें होती हैं, भड़काने वाली चीज़ें होती हैं, और इनकी वजह से ही ऐसे उग्र हो जाती है वहाँ की जनता। चौथा रीज़न है प्रशासनिक प्रतिक्रिया की, जो कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्शन है बहुत स्लो है। कोई जो भी हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट और जो वहाँ की पुलिस है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इन चीज़ों के लिए। और फिफ्थ रीज़न है कि इतिहास और लंबी अवधि की चुनौती। इतिहास पहले से इतिहास ऐसा रहा है कि ऑलरेडी बांग्लादेश है क्या, वही पाकिस्तान का
अलग हुआ पार्ट है, तो वहाँ पे भी वही एक थॉट जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, साइकोलॉजी है, वो तो ऑलरेडी हिंदू विरोधी है ना। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चली रही हैं कि यहाँ पे भी मंदिरों को तोड़ो, वो सारी चीज़ें। तो इनकी वजह से ओवरऑल अभी के जो 5 जो रीजन्स हैं ये बड़े अच्छे हैं। कहीं पे भी हम आरएएस और यूपीएससी, आरएएस के पेपर थर्ड में आईआर वाले सेक्शन में, और इंडिया और जो बांग्लादेश के जो संबंध है उनके बारे में, इन सारी चीज़ों को जो तात्कालिक जो बिगड़ते हालात हैं उसमें हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अभी इसी वजह से हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी ये चीज़ें हुई कि वहाँ के एक रहमान साहब थे क्रिकेटर, तो उनको केकेआर टीम ने ख़रीद लिया था। अभी एक हमारे जो कथावाचक साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम केकेआर को कहेंगे कि केकेआर आप जो बांग्लादेश खिलाड़ी हैं उनको नहीं खरीदे और यहाँ वो खेलने भी नहीं आने चाहिए। तो इन्होंने भी एक प्रतिक्रिया देखते हुए क्या कहा है कि बांग्लादेश ने कि वहाँ पे हैं कितने से 10-20 हज़ार लोग आईपीएल देखते होंगे कि हम यहाँ आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। उससे होगा क्या, 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार दर्शक नहीं देखेंगे, क्या हो जाएगा, बीसीसीआई को इससे कोई घाटा तो जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट है डिजी फेस्ट समिट में जो अपने मोहन यादव साहब आए थे, एमपी के मुख्यमंत्री साहब हैं जो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे पहले से जल विवाद चल रहा है, राजस्थान और एमपी में जल विवाद, जो नदियाँ हैं, नदियों के जल विवाद के कारण पहले यूपी और एमपी में भी चल रहा था। केन बेतवा पे जब वहाँ दोनों जगह भाजपा गवर्नमेंट हो गई थी तो ये जल विवाद का निपटारा भी हो गया था। अभी फिर राजस्थान और एमपी में भी है थोड़ा सा जल विवाद का। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट सेम है, सेंटर में भाजपा और राजस्थान में भाजपा, एमपी में भाजपा, तो सब जगह साइड चीज़ों का ये अब यहाँ पे प्रोविज़न ये आता है कि अगर जल विवाद है कोई चीज़ में, तो इसके लिए इसका निपटारण करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। तो जल विवाद के निपटारण करने के लिए हम कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णयों से बचता है कि नहीं, मैं ऐसे जल विवाद के जो भी है केस है उसमें कोई डिसीजन नहीं दूंगा, ठीक है। उसने वो उसके सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है। ये हम आर्टिकल 131 जो पॉलिटी का आर्टिकल, हमारे आर्टिकल 131 है, जो ओरिजिनल डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके ये परंतुक हैं, मतलब कि उनके ये अपवाद हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। तो उसके बाद में क्या होता है कि इनके लिए जल का जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, उनके लिए वाटर डिस्प्यूट वो कमीशंस बनाए गए हैं, बोर्ड बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे जाकर, अब जब सेमी गवर्नमेंट है तो कोई इशू होता ही नहीं है। और ये उदाहरण हो जाता है हमारे यहाँ लिखने को, हम कभी इसको लिख सकते हैं। एक टर्म होता है पॉलिटी का, कोऑपरेटिव 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 फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद कह सकते हैं इसको, सहकारी संघवाद, हिंदी में सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का उदाहरण है, इसको हम आरएस के पेपर थर्ड में यूज कर सकते हैं। सहकारी संघवाद कभी अगर फेडरलिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछें। तो यहाँ पे अभी की क्या है कि राजस्थान को 5 या 7% पानी देने को तैयार है। तो चर्चा यही थी कि मोहन भागवत साहब और इनकी पहले हमारे क्या बोलते हैं भजन लाल साहब की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल शर्मा हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमको आप पानी दोगे तो आपके जिलों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ कोई अराउंड 250 नदियाँ हैं, और अगर आप हमें 5% पानी दोगे तो हमारे 13 से 14 जिलों पे ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे यहाँ पे नर्मदा नहर लिंक परियोजना जो एमपी से ही आ रही है, जिसका फ़ायदा हमारे बाड़मेर और जालौर जैसे 2 ज़िलों को मिलता है। तो सेम वही चीज़ है। तो मोहन भागवत साहब ने कहा आप कैसी बात करते हो,
सेम ही घर के आदमी हैं तो 5 का 7% पानी देने को तैयार हैं हम आपको। तो ये चीज़ हो जाती है। वही चीज़ें फिर क्रिकेटर और स्मृति ईरानी साहब आई ये चीज़ कि मेरी हार हार होनी है। नेक्स्ट खबर है। अ, आप सबको पता ही होगा कि 3 जनवरी की बात है। अमेरिका की जो फोर्स है उसने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मुद्रो साहब को अपने घर से उठा लिया था। ठीक है, निकोलस मादुरो को। ठीक है, तो निकाल लिया और उनको अपने अमेरिका में ले गए। अमेरिका में ले जाने के बाद में उन पे आरोप लगाए गए हैं और उनको उनके कोर्ट में ले जाया गया है और वो अभी जेल में। और उसके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाए गए हैं और इन आरोप का क्या है। तो अभी ये जो खबर है कि हाँ, एक ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन साहब कह रहे हैं, कुछ ब्रिटिश लोग हैं जो जिनकी क्या कहते हैं पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इनकी ये पॉलिसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ब्रिटिश लोग हैं ये अभी भी यही कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल। इनके इस वक्तव्य से ये लगता है ट्रम्प सही, मादुरो लोकतांत्रिक तरीके से चुने राष्ट्रपति नहीं, पीओके भारत के हवाले हो। ये क्या बोल रहे हैं ये, मतलब अभी एक खबर के साथ में दूसरी खबर को मतलब प्रोवोकेशन वाला जो स्टेटमेंट है वो है इनका ब्लैकमैन साहब का कि ट्रम्प सही है, वो जो कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, वो डेमोक्रेसी तरीके से कर रहे हैं। और मादुरो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी से नहीं चुने राष्ट्रपति नहीं है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आगे का एक आर्टिकल है जो इसी खबर से रिलेटेड है और उसमें ये इन सारी चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से ऑब्वियसली जो मादुरो हैं निकोलस मादुरो ये अपने आप में बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए ही राष्ट्रपति हैं और इन पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कुछ आरोप ठीक भी हैं, बट हालांकि इतना वो नहीं है कि कोई संप्रभु राष्ट्र जो अपने आप में ऑटोनोमस देश है जिसकी अलग सॉवरेनिटी है, उस देश में आप जाके और उस देश के राष्ट्रपति को उठा के और अपने देश में ले आए, ये तो बहुत अपने आप में बड़ी बेकार चीज़ है। बट कर क्या सकते हैं, वो हैं तो मतलब उनका इतिहास वही रहा है। अमेरिका के लोग थे कौन जब कॉलोनीज जब बन रही थी 14 एंड 15 एंड 16 सेंचुरी की बात है, जब ये कॉलोनीज को एक्सप्लोर किया गया था, अमेरिका को जब एक्सप्लोर किया गया था तब यहाँ क्या बोलते हैं, तो ये जो यहाँ पे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में यहाँ के जो भी लोग थे जो क्या बोलते हैं अपराधी थे, उनको ही ले जाके अमेरिका में जेलों में बंद करवाया गया था। और उसके बाद में वो लोग उन्हें 13 जो कॉलोनीज थी वो अपने आप में ब्रिटेन के साथ में युद्ध लड़ी और उन्होंने वही चीज़ तो हैं वही चीज़ें। तो ये ब्रिटेन के सांसद ब्लैकमैन साहब कह रहे हैं ट्रम्प सही है और ये चीज़ कौन सी बात हो गई। और ये इसके साथ में ये तो ठीक है, ये जो कहें ठीक है, भाड़ में जाऊँ जो भी कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पीओके भारत के हवाले हो। ये उकसा रहे हैं कि अभी इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से, अभी पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान के द्वारा अभी दिल्ली में लाल किले के पास में जो ह्यूमन सुसाइड और जो कार विस्फोट हुआ था वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको ख़राब करने वाला है। और ये अब ब्रिटिश जो सांसद हैं ब्लैकमैन साहब ये भी और अब इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं भारत को कि आप भारत हैं लगे हाथ, जैसे जैसे ट्रम्प कर रहा है आप भी पीओके को अपने हाथ में ले लो। तो ये चीज़ें पर भारत है, भारत की अपनी चीज़ें, भारत अपने हिसाब से चीज़ों को रखेंगे। भारत हाँ
कि जो भी विदेश नीति है उसके हिसाब से अपने स्टैंड लेगा। इन ब्लैकमेल साहब का कौन है, तो ये अपने आप में बहुत वाहियात स्टेटमेंट है। ये अपने आप में जो कहते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंचाने वाली चीज़ें हैं कि कहीं पे शांति रहने का ही नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मज़े करो, कोई लोड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड। जो चीज़ें हैं क्या क्या हैं कि अभी जो सॉर्ड मारिन है भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच बनी है। सॉर्ड मारिन कौन? सॉर्ड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच बनी है। ठीक है, तो ये पहले भी रह चुकी हैं क्या? ये इनका दूसरा कार्यकाल है। वो 2017 से 2021 तक भारतीय हॉकी टीम की कोच रह चुकी हैं। ऑलरेडी महिला हॉकी टीम की कोच रह चुकी हैं। और उन्होंने उस टाइम पे टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे भारत की हॉकी टीम को 4th पोजीशन पे ले जाने में बहुत हेल्प की थी। तो सॉर्ड मारिन अपने आप में क्वालिफाई एंड बहुत अच्छी कोच हैं। तो ये सॉर्ड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच रही हैं। दूसरी है खबर है तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दे दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी, तो वो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान ने दे दी है। नए कानून के तहत क्रिप्टो असेट को सिविल कानून के दायरे में लाने का है। साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, और थर्ड है सरकार, हाँ ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट का क्या है कि कह सकते हैं इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, हम इंडियन इकोनॉमी में चीज़ों को देखते हैं कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है। जो हम गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो अभी फर्टिलाइज़र की कमी आती है, तो फर्टिलाइज़र की कमी के चक्कर में और जो इनकी क्या है अच्छी फसल की लागत बनाने के लिए गवर्नमेंट जो डीपीएसपी के तहत जो हमारे लोक कल्याणकारी जो काम है उनके तहत गवर्नमेंट है जो किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो उसमें अभी इन्होंने चेंज किया है कि सरकार ने फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए नया ई बिल सिस्टम लॉन्च किया है। इससे क्या हुआ, साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी डिजिटल तरीके से प्रोसेस होगी। इससे कागजी काम काज कम होगा और भुगतान प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी। जैसे कि अभी एक किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है। और हमारी जो राजस्थान की सरकार है उसने अभी 3,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं, टोटल 9,000 रुपये हो गए। तो वो भी क्या है कि वो एक किसानों को इसीलिए दी जा रही है कि कोई वो फर्टिलाइज़र को फर्टिलाइज़र ला सकें, खेतों में डाल सकें, अच्छी उन्नत किस्म के बीज डाल सकें और फसल की अच्छी उपज और अच्छी आमदनी हो सके। लेकिन होता क्या है कि कई जगह जब कैश में कोई चीज़ देते हैं, तो कैश में चीज़ आती है तो चीज़ों में बहुत इश्यूज आते हैं, पैसे उड़ जाते हैं बहुत सारे। रात को 8 बजे बाद पार्टी कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट इस सब्सिडी को फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए नया ई बिल ला रही है और इससे 2 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल सब्सिडी होगी। और ये अपने आप में इसके फ़ायदे भी, इसके बहुत सारे बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी अपने आप में, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी, और किसान की आय बढ़ेगी। इनडायरेक्टली वे में आय ही बढ़ाना है और अच्छी फसल होगी। हाँ, और नेक्स्ट खबर क्या है, हैदराबाद के स्टार्टअप, हाँ ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। कि अभी जो पीपीपी मोड पे जो बहुत सारी कंपनियां स्पेस के सेक्टर में जो काम कर रही हैं, उन स्पेस सेक्टर में काम करने वाली एक नई कंपनी आई है, स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस एंड ईओएन। टेक मी टू एंड ईओएन, इन दोनों ने क्या किया है कि 14 किलो का मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन अर्थ
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। तो ये मिनी बनाया है 14 किलो का। ठीक है, ये 14 किलो का मिनी EOS बनाया गया है। तो इसको अब एक मिशन है MY फर्स्ट नाम का, यह मिशन है इसरो के PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे लॉन्च होगा और इसको 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप है। स्टार्टअप कंपनी ने एक मिनी सैटेलाइट बनाया है, और वो कौन सा मिनी सैटेलाइट, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, और उसको 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। और नेक्स्ट है ये खबर आगे के जो आएगी न्यूज आएगी उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुजरात का एक शहर है सूरत, बहुत ही प्यारा शहर है और वो कपड़े के लिए बहुत फेमस है। तो गुजरात का शहर है सूरत, उस शहर के स्लम फ्री बनने के करीब है वो। वहाँ पे स्लम एरिया 0% के अराउंड हो सकता है, अभी होगा कुछ, पर स्लम फ्री बनने के वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ उनको हटाया जा रहा है, और वहाँ पे एक इंडस्ट्री अच्छे में डेवलप की जा रही है। उससे क्या होगा कि वो स्लम फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है कि भारत, और ये खबर ज्योग्राफी इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसको RS और PSI में पूछा जा सकता है। अभी PSI का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की, और ये UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत है जो अभी चावल उत्पादक देशों में पहले नंबर पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे आ गया है चावल उत्पादक देशों में। प्रोडक्शन जो हो रहा है चावल का वो इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। अब भारत ने चीन को पछाड़ के पहले स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो क्या क्या है, डेटा क्या है, भारत है दुनिया के शीर्ष चावल उत्पादक देशों में वैश्विक हिस्सेदारी, आंकड़े मिलियन टन में हैं। तो इंडिया है वो 150 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है एक साल में। ठीक है, और चाइना 145, मतलब 5 बिलियन टन ज़्यादा भारत उत्पादन कर रहा है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे बांग्लादेश, डेफिनेटली बांग्लादेश। फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया, एंड फिफ्थ पे वियतनाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक सीक्वेंस में पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं। पहले पे भारत, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे बांग्लादेश, फोर्थ पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ पे वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। तो ये 5 कंट्रीज हो गए। और देख लो कि भारत और इनके बांग्लादेश, इनमें कितना डिफरेंस है। बांग्लादेश जबकि हमारा पड़ोसी देश ही है, बट ये चीज़ें क्या कर सकते हैं। और है भारत 2024-25 में वैश्विक चावल निर्यात में, विश्व में चावल निर्यात कितना किया है, 30.3% हिस्सेदारी के साथ में, और सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो जितना उत्पादन हो रहा है उस हिसाब से निर्यात भी उतना ही कर रहा है भारत। तो 33% के साथ सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। उसके बाद में एक नई खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि वर्ड ऑफ डे के हिसाब से होता है कि ये क्या है, इस डे का वर्ड क्या है, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप, समुद्र का प्रताप होगा, कोई समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाली कोई चीज़ होगी। तो ये अपने आप में बहुत ये इसको कहीं तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड खबर है, पूछी जा सकती है। एक वर्ड सुना होगा, ऑयल स्पिल, क्या होता है स्पिल, ऑयल स्पिल। हाँ, जैसे कि समुद्रों में जब कई टैंकर ऑयल को लेके आते हैं, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऑयल कई बार समुद्र में, या फिर ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन होता है, क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, तो ऑयल है वो समुद्र में स्पिल हो जाता है, मतलब फैल जाता है। कई बार बहुत सारे लीकेज हो जाते हैं उनकी वजह से। तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो चेंज होता है। वहाँ पे जो फ्लोरा फोना, बहुत सारी चीज़ें, जीव जंतु, मछलियाँ जो पाई जाती हैं, जो प्लैंकटॉन्स जो पाए जाते हैं, उनके सेहत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो वो मर जाते हैं। और इस एनवायरनमेंट का प्रभाव हमारे
हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। तो इस समस्या को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए अभी इंडिया ने हमारे गोवा में एक युद्धपोत, एक स्वदेशी इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल पोत को, जिसका नाम है ICGS। उसका नाम क्या है? ICGS। ICGS को ICGS समुद्र प्रताप उसको कमीशन किया है। कहाँ पे कमीशन किया है? गोवा में कमीशन किया है। और ये कहाँ पे रहेगा? ये जहाज कोच्चि में तैनात रहेगा। अब समुद्र प्रताप क्या देख लेते हैं। समुद्र प्रताप भारतीय तट रक्षक बल का एक विशेष जहाज है। इसे समुद्र में होने वाले तेल रिसाव, जो कि ऑयल स्पिल, तेल रिसाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह भारत में स्वदेशी इंडिजीनियस रूप से डिजाइन और निर्मित पहला पॉल्यूशन कंट्रोल पोत है। ठीक है। जहाज की लंबाई और इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये यहाँ से यही पूछा जा सकता है, समुद्र प्रताप। तो ये अपने आप में अभी RAS प्री एंड PSI के लिए इम्पोर्टेंट है, UPSC के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो खबर है अपने आप में सब लोग जानते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्या है? मनरेगा, हाँ, मनरेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गारंटी देता था, रोजगार की गारंटी देता था, उसको ये एक्ट 2005 नहीं, मनरेगा एक्ट 2005-6 के टाइम पे आया था और इसको फिर पूरे देश में 2008 के टाइम पे लागू कर दिया गया था। अभी खबर यह है कि इसमें चेंज क्या किया गया है। तो पहले क्या था कि जो मनरेगा एक्ट था वो महात्मा गांधी के नाम पे था। उसमें 100 दिन की रोज़गार गारंटी दी जाती थी, एक साल में 100 दिन की रोज़गार गारंटी दी जाती थी। और इसमें किन लोगों को दी जाती थी? जो कि अकुशल, जिनको कोई भी अनस्किल्ड लेबर को काम करने की गारंटी दी जाती थी। और इसमें काम क्या क्या किया जाता था? काम किया जाता था उसमें कि कोई जो ग्रामीण एरिया वहाँ पे कच्ची सड़क बनानी है, बड्डे खुदवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें की जाती थी। अब इन चीज़ों में ये था कि आपको जॉब कार्ड बनवाने पड़ते थे पहले, जॉब कार्ड अभी भी बनवाने पड़ेंगे हैं। तो इसके लिए कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हमें, हमारी ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के 15 दिन बाद आपको जॉब मिल जाएगी, डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। पर इसके लिए इसमें भी प्रोविज़न है कि किसी घर में अगर महिला है तो महिला को जॉब मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 33% जो रिजर्वेशन था वो महिलाओं के लिए था, कि 1/3 महिला ही होंगी। तो ये भी अपने आप में बात है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक उदाहरण है और रोजगार के लिए भी, ग्रामीण जो एरिया वहाँ पे रोजगार के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता तो उसको क्या था कि 5 किलोमीटर दूर भी रोज़गार दिया जा सकता था। जैसे क्या होता है, अगर उसके जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे भी कर दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ें, अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता और रोज़गार के लिए पात्र है वो, तो उसको रोज़गार भत्ता भी दिया जाता था। ये सारी चीज़ें इसमें थी। और ये किसके अंडर आता था? एक अपने ग्राम पंचायत के अंडर ही आता है। अभी इसमें क्या किया गया है कि अभी अपडेट क्या है कि अभी इसमें चेंज कर दिया गया है इसका नाम। पहले तो नाम क्या क्या है, अब इसका नाम किया गया विकसित भारत। अभी हमारे यहाँ पे यशस्वी एंड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है कि हर चीज़ को हम भारत को विकसित करना चाहते हैं, तो हर चीज़ के आगे विकसित भारत लगाया जाए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो अभी जैसे जो कि रीट का एग्ज़ाम है अभी हाल ही में जनवरी में शायद 17-18 से चलने वाले हैं, तो उनमें इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्ट का, कि मनरेगा एक्ट का नाम कब चेंज किया गया और क्या है। तो यहाँ पे है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में BG राम जी भी बोलते हैं। B फॉर विकसित, B फॉर भारत, G फॉर गारंटी, R फॉर रोजगार की, A फॉर आजीविका, M फॉर मिशन और ये लास्ट के G का मतलब ग्रामीण। ये चीज़ हो गई। और इस एक्ट का नाम कब चेंज किया गया था? 2025 में। और 100, अब इसके क्या क्या प्रोविज़न में क्या चेंज किया गया है कि अभी प्रोविज़न में चेंज किया गया है कि 100 की जगह 125 दिन का रोज़गार दिया जाएगा आपको। ठीक है।
उसके बाद में ये हो गया। अब इसमें क्या है कि इस चीज़ को भी पीएम गति शक्ति योजना के साथ में एकीकृत सहभागी होगी। पीएम गति शक्ति योजना क्या है? अब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना है कि एक स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था, जब 14 डिपार्टमेंट की जो सहायक योजना है उनका एक मॉडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिससे क्या होगा कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, और जिससे क्या है कि इंटीग्रेशन होने से जो काम है उनमें कभी डिले नहीं होगा और कॉपरेशन बढ़ेगा अपने आप में, और ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके लिए पीएम गति शक्ति योजना बनाई गई कि जो भी डिपार्टमेंट है उनको सबको एकीकृत किया गया, उनको सबको संगठन किया गया इसके साथ में। तो इसमें अब इसको बीजी राम जी को भी ऐड कर दिया गया है। विकास के लिए समुचित तालमेल, पारदर्शिता बढ़ेगी। कैसे पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी? साप्ताहिक पब्लिक डिस्क्लोजर होगा, सुदृढ़ लोकल ऑडिट तंत्र होगा, अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल होगा, सारी चीज़ें। समग्र ग्रामीण विकास के लिए मूलभूत जल सुरक्षा, जल संबंधी कार्य भी करवाए जाएंगे। आप कहीं पे कुएं भी खुदवाए जा सकते हैं, तालाब भी खुदवाई जा सकते हैं इनसे। अभी तक सड़कें बनवाई जाती थी। मूलभूत ग्रामीण संरचना, जो सड़क वो सुदृढ़ होगी। आजीविका के अवसर, रोजगार मिल ही रहा है। प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से बचाव की तैयारी भी करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। ये एनालिसिस वाली है। इसकी एक वीडियो बाद में बनाएंगे कि वेनेजुएला और इस पे क्या पाकिस्तान के लिए हम क्या खबर लेके आ रहे हैं। अभी एक न्यू अपडेट आई है, अभी 7 जनवरी के न्यूज़पेपर में थी कि जो अमेरिका के जो डॉक्यूमेंट है उनका खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान उस टाइम पे पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत से डरा हुआ था, और उसने 60 बार 60 टाइम अमेरिका को बोला था कि ये युद्ध रुकवाए। एक न्यू टर्म आया है, और ये है मेनली यूपीएससी ऐसी चीज़ों को उठाती है, और अभी आरपीएससी भी उठाने लगी है। तो ये पूछी जा सकती है कि दिमाग में ब्लड फ्लो को मापने वाली डिवाइस टेम्पल क्या है? तो यूपीएससी पूछ लेती है सीधे टेम्पल क्या है। टेम्पल क्या है? वो टेम्पल ये मंदिर वाला टेम्पल नहीं है, ये टेम्पल अलग बनाया गया है। अभी के हाल ही के दिनों में जोमेटो के एक फाउंडर दीपेंद्र गोयल साहब, तो उनकी कनपटी पर एक छोटी सी मेटेलिक डिवाइस लगी हुई थी, तब उसको देखा गया। तो अब उसके बारे में पूछा गया तो ये क्या है, तो उन्होंने नाम बताया कि ये टेम्पल है। टेम्पल का मतलब क्या हो गया? टेम्पल हो गया। तो ये डिवाइस क्या डिवाइस है? डिवाइस टेम्पल डिवाइस का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? छोटी क्लिप जैसे बियरेबल डिवाइस सिर के पास लगाते हैं। ये दिमाग में खून के बहाव को, अब ये क्या करती है? ब्लड फ्लो, ठीक, ब्लड फ्लो को नापती है। ब्रेन ब्लड फ्लो को मेजर करती है, ठीक है। ये दिमाग में खून के बहाव को, ब्लड फ्लो को लगातार मापने के लिए, और ये घंटों दिनों तक ब्लड फ्लो के पैटर्न को रिकॉर्ड करती है। अब सब पैटर्न रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या होती है? ये ब्रेन ब्लड फ्लो कैसे ट्रैक करती है? अब ये चीज़ हो गई। आमतौर पर क्या होता है? सेंसर और लाइट अल्ट्रासाउंड आधारित तरीके से खून के ब्लड फ्लो को आकार को पकड़ती है। जैसे कि बीपी नापने का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें 2 तरीके के बीपी नापे जाते हैं, एक तो सिस्टोलिस होता है और एक और होता है। तो ऊपर वाला 120 से के अराउंड है, और नीचे 80 वाला है। तो वो क्या करता है? ब्लड की जो नसों में, जो सिरा और धमनी, उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को नापता है। तो सेम ये जो टेम्पल डिवाइस है, ये ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके पैटर्न को एनालिसिस करता है, और उसके रिकॉर्ड को। अब ये कैसे करता है? ये एक सेंसर के थ्रू करता है, और लाइट अल्ट्रासाउंड जैसे क्लिनिकल सेटअप और ट्रांसक्लिनल डॉपलर नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत होते हैं। इनमें 2 ये टेक्निकल टर्म है। क्लिनिकल सेटअप में
ट्रांसक्रेनियल डॉपलर इफेक्ट होता है और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रिंसिपल है कोई। तो ये टेम्पल का सिद्धांत क्या है कि सिर की सतह पर जो धमनियाँ हैं उनमें सिग्नल को लेकर एल्गोरिथम के जरिए दिमाग तक जाने वाले ब्लड फ्लो के ट्रेंड को पकड़ती है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, और जिससे पता लगाया जा सकता है कि याददाश्त, फोकस, स्ट्रेस और उम्र बढ़ने के साथ में जो मार्कर हैं, कुछ बायो मार्कर्स होते हैं जिनसे हमें हमारी जो जेनेटिक्स है उसके बारे में पता लग सकता है, हमारा फोकस क्या रहता है, हमारा स्ट्रेस क्या रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उस टाइम पे हमारी ग्रेविटी और हमारे पोस्चर की वजह से हमारे क्या इम्पैक्ट होंगे उनको पता लगाया जा सकता है। अब इसके बाद में एक नया क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस क्या है। अब इसको वर्ड से जैसे डिकोड करते हैं तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, एज मतलब बड़े होने से रिलेटेड है कि ओल्ड एज, हाइपोथेसिस परिकल्पना। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और एजिंग की क्या परिकल्पना है। तो उनका मानना है कि कई साल तक ब्लड फ्लो को इकट्ठा किया जाए, उनके डेटा को इकट्ठा किया जाए तो ये पता लगे गुरुत्वाकर्षण और पोस्चर जैसे फैक्टर उम्र बढ़ने पे बौद्धिक क्षमता, जो इंटेलेक्चुअल पावर है और मेमोरी पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस चीज़ को ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये चीज़ है। और अभी एक ब्रेन वियरेबल टेक है, वो कहाँ तक पहुँची है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ब्रेन को नापने वाली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत जो आती हैं, तो ये अभी रिसर्च लेवल पे चल रही हैं, ये सामान्य जनता के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आज की जो खबरें हैं इनकी धीरे धीरे एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकता है। तो ठीक है, आज की 5 जनवरी की जो सूजस है उसका एनालिसिस हुआ। हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल, और आगे इसको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। आपके लिए अच्छी अपडेट यूँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।